नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस सी पेट को लेकर हम हमारा इंडियन हिस्ट्री वाला जो टॉपिक है उसका टॉपिक वाइज भी कवर करा चुके हैं। उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी लगभग 175 के आसपास करा चुके हैं 2 पार्ट में। वो यदि नहीं देखे हो तो अलग से प्लेलिस्ट हमने बना दी, उसमें आप देख लीजिएगा जरूर। इंडियन हिस्ट्री में एक टॉपिक और रह गया था, वो था कि जितने भी अभी तक 2021 से लेकर 2025 तक इस भारतीय इतिहास वाला जो 5 नंबर का पोर्शन हम करा रहे हैं, इससे जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको एक साथ कवर करना। क्योंकि क्या है, कई बार हम चीजों को तो प्रैक्टिस कर लेते हैं पर कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे उनको करना है, उसको भी हमें जानना जरूरी है। तो यही सारे जितने भी क्वेश्चन है वो हमारे इसमें कवर होंगे। ये भी आपको पेट का इतिहास पता है कि 2021 जब स्टार्ट हुआ था ना पेट, तब वहां पर 2 ही शिफ्ट में आपका पेपर था। फिर आपका आगे आने वाले जो ईयर्स है उसमें आपके 4-4 शिफ्ट में होने लगे थे। तो 5-5 क्वेश्चन के हिसाब से लगभग 70 के करीब जो है वो क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे। और एक साल ऐसा भी पेट का था जहां पर पेपर ही नहीं हुआ था, तो वो आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं 2021 से। पेट 24 अगस्त 2021 शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन आया था। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपका है कि भारत में शासन करने वाले निम्नलिखित शासकों का सही क्रम आपको बताना है। शेरशाह सूरी हैं, अकबर हैं, अलाउद्दीन खिलजी हैं, इल्तुतमिश हैं। अगर आपने ध्यान से चीजों को पढ़ा है तो आपको पता है कि इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ये दोनों आपके आ जाते हैं सल्तनत काल के टाइम में ही। जहां पर हम इल्तुतमिश की बात करते हैं तो गुलाम वंश में, और खिलजी की बात करते हैं तो खिलजी वंश में। तो इन दोनों में कौन आया था? पहले इल्तुतमिश आया था, फिर खिलजी आया था, खिलजी वंश बाद में आया था। तो पहले तो 4 नंबर हो जाएगा, फिर आपका 3 नंबर हो जाएगा। शेरशाह सूरी और अकबर में अगर बात करें तो जब हुमायूं की हम बात करते हैं तो वहां पर आपका शेरशाह सूरी आया था। और हुमायूं जो है, ये वाला टाइम पीरियड उसका खत्म हो गया था, उसके बाद आपका अकबर आया था। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, इस तरीके से क्रम चलता है। यानी क्या होना चाहिए? इल्तुतमिश यानी 4 नंबर, देखिए इसमें है सबसे पहले, इसमें भी है। फिर 3 नंबर यानी कि इसमें है, यानी यही आंसर होगा। फिर 1 नंबर यानी शेरशाह सूरी, और फिर आपका दूसरा यानी कि अकबर। तो इस क्रम में आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। सभी का समय भी देख लीजिए एक बार। 1211 से 1236 इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316, शेरशाह सूरी 1540 से 1545, और अकबर 1556 से 1605। दूसरा प्रश्न आपका है, इनमें से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? ये आपसे जो है वो पूछा गया है। बताइए, तुकाराम, या फिर चैतन्य, या नामदेव, या फिर शंकराचार्य। आपके अभी 2021 के ही चलेंगे क्वेश्चन, यहाँ सभी में शिफ्ट लिखी हुई है, डेट भी लिखी हुई है। तो कौन थे इनमें शिवाजी के समकालीन? आंसर की बात करते हैं तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन पहला वाला, यानी तुकाराम। तुकाराम की जब बात करते हैं तो 7वीं शताब्दी के महान वारकरी संत और कवि थे, और मराठा शासक छत्रपति शिवाजी के समकालीन थे। यही तो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? किसी ने कहा था कि कमेंट में कि इंग्लिश टर्म भी साथ में मेंशन कर दीजिएगा। देखिए, हमने जो जो आप कह रहे हैं उनको हम लगातार अप्लाई करते हुए चल रहे हैं। किसी ने कहा था इस स्क्रीन की ब्राइटनेस कम कर दीजिएगा, वो भी हमने कम कर दिया। लॉर्ड क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, लिटन, या फिर रिपन, कौन सा सही होगा? बताइए, बंगाल के पूछा गया पहले गवर्नर जनरल। आंसर की बात करते हैं, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी वाला, यानी लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स की बात करें तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, जिसके तहत बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया गया था? बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे, यही आपके बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने थे। आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ये तो आपको पता ही ना, पहले आपके बंगाल के गवर्नर हुआ करते, गवर्नर में गवर्नर जनरल वर्ड आपका जो है वो बदल करके आ गया था। चौथा प्रश्न आपका, चरक संहिता किस विषय पर आधारित ग्रंथ है? बताइए, राजनीति, चिकित्सा, वास्तुकला, या गणित। चरक संहिता की जब बात करते हैं तो आंसर बिल्कुल आपका ऑप्शन बी, यानी कि मेडिसिन हो जाएगा, चिकित्सा हो जाएगा। महर्षि चरक द्वारा रचित है चरक संहिता। आयुर्वेद चिकित्सा जो विज्ञान है उसका एक अति प्राचीन और प्रमाणिक ग्रंथ। चरक की बात करते हैं तो कुषाण शासक कनिष्क के राजवैद्य थे। ये कनिष्क नाम आपको याद रखना है। चरक कुषाण शासक कनिष्क के राजवैद्य जो है वो थे। पांचवा प्रश्न, इनमें से कौन सा युग्म है जो कि आपसे कह रहा है गलत दिया गया है, सुमेलित है? बताइए।
261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध दिया गया है, 78 ईसा पूर्व शक संवत का प्रारंभ, 622 में मुस्लिम युग और 1709 में औरंगजेब की मृत्यु। गलत पूछा गया आपसे। आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका डी वाला, जो कि औरंगजेब की मृत्यु को लेकर दिया गया 1709, जबकि एक्चुअल में 1707 सही होगा। तो गलत है यही वाला। और बाकी भी याद रखिए, ये पूछा जाता है शक संवत, बहुत ज्यादा शक संवत पूछा जाता है। तो 78 ईस्वी आपको याद रखना है। कलिंग युद्ध तो मैंने आपको बताया था 261 ईसा पूर्व वाला, और मुस्लिम युग का प्रारंभ 622। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम है जो कि इस बात को सही दर्शाता है कि ये व्यक्ति भारत जो है वो कब आए। टॉमस रो, फायान और ह्वेनसांग, ये तीन नंबर भी दिए गए 123, 213, 231, 312 इस तरीके से। और आपको बताना ये है कि कौन सा क्रम इस बात को सही दर्शाता है कि ये व्यक्ति भारत कब आए। तो भारत आने का क्रम क्या है, पहले कौन आया बाद में कौन आया। यहां देखेंगे शिफ्ट 2 के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए छठे नंबर से, क्योंकि आपको पता है ना एक शिफ्ट में 5 क्वेश्चन आते हैं। अब थोड़ा बहुत क्वेश्चन आपको ऐसा हो सकता हो देखने को मिल जाए, जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन टॉपिक इससे मिलता जुलता है, तो एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो जाए। बाकी कोशिश तो हमने पूरी की है कि जो टॉपिक है जिससे रिलेटेड उसी में ही वो क्वेश्चन रखा जाए। आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा 231, यानी आपका सबसे पहले आएंगे फायान, फिर आएंगे वेनसांग और फिर आएंगे टॉमस रो। तो फायान जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय 399 ईस्वी, उसके बाद वेनसांग था हर्षवर्धन के टाइम में आया था 629 ईस्वी, और फिर सर टॉमस रो आया था जहांगीर के टाइम में जो कि 1615 ईस्वी। तो ये क्रम होगा। आपसे ये बहुत पूछा जाता है जैसे कि कौन किसके टाइम में आया था, जैसे सर टॉमस रो जहांगीर के टाइम में आया था, तो ये ध्यान रखना है आपको। जैसे हेनसांग हर्षवर्धन तो ये बताया मैंने कई बार, और फायान चंद्रगुप्त द्वितीय भी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिराजुद्दौला को अंग्रेजों ने किस युद्ध में हरा दिया था। बक्सर का युद्ध था, प्लासी का था, वांडीवास का युद्ध था, कौन सा होगा। युद्ध तो मैंने आपको पहले ही कहा, आप एकदम रट लीजिए, एक ना एक क्वेश्चन युद्ध से आ ही जाता है हर बार। आंसर की बात करते हैं, बिल्कुल आपका यहाँ पर प्लासी का युद्ध सही होगा। कब हुआ था, 23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, 23 जून 1757 प्लासी का युद्ध। किसके किसके बीच में, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में एक तरफ अंग्रेजी सेना थी और दूसरी तरफ थे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। अगला है, इनमें से कौन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी व्यपगत का सिद्धांत इसके प्रमुख प्रवर्तक थे। वेलेजली, डलहौजी, मिंटो या लॉर्ड हेस्टिंग्स। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। बताइए व्यपगत का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इसके प्रमुख प्रवर्तक कौन थे इनमें से। आंसर की बात करते हैं तो आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का टाइम कब से कब तक था, 1848 से 1856। इन्हीं के टाइम में पहली जो ट्रेन थी मुंबई से ठाणे वाली चलाई गई थी 1853 में। ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए इन्होंने हड़प नीति, व्यपगत का सिद्धांत जिसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं, वो जो है वो लागू किया था। 9 नंबर प्रश्न है आपका कि भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे। बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के प्रसिद्ध चिकित्सक, हर्ष के समय के प्रसिद्ध नाटककार, या इनमें से कोई नहीं। धन्वंतरी कौन थे, नाम सुना होगा आपने। देखिए धन्वंतरी है, चरक है, यही सब क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। आंसर की बात करते हैं तो धन्वंतरी जो थे ना वो आपके थे इनके दरबार के प्रमुख चिकित्सक। किसके, गुप्त वंश के प्रतापी शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इन्हीं को क्या कहते थे, चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्हीं के दरबार के नवरत्नों में से जो है ये शामिल थे, और एक प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य भी जो है ये थे। तो धन्वंतरी की बात करेंगे तो ये आपका सही होगा, गुप्त वंश के प्रतापी शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो है वो थे। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। मौर्य कालीन भारत का विवरण देने वाली इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। ये तो मैंने आपको बताया था कि इन्हीं चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में आए थे। कौन आया था, तो उन्हीं से ही रिलेटेड आपका ये आंसर हो जाएगा। कौन आया था, बिल्कुल आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी मेगास्थनीज, और इन्हीं की ये पुस्तक है आपकी इंडिका। और मेगास्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था
और इसने इंडिका की रचना की थी। आपको याद होगा मैंने बताया था चंद्रगुप्त मौर्य जो है और सेल्यूकस निकेटर, इनके बीच भी युद्ध हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य जहां पर जीत गया था। अगला क्वेश्चन आपका यहां से है 11 नंबर, जो कि आपका बदल जाएगा, अब 2022 के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि नीचे आंसर भी लिख दिया है ना हमने साथ में, इसलिए हम धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहे हैं ताकि नीचे आंसर ना दिख जाए आपको। तो ये देखेंगे 2022 के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, 15 अक्टूबर 2022 के शिफ्ट 1 के क्वेश्चन है। तो संगमरमर पर पियत्रा ड्यूरा या रंगीन पत्थरों की जड़ाई का काम किसके समय बहुत लोकप्रिय हुआ था? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या इनमें से कोई नहीं। आपको जो टॉपिक वाइज कराया था ना सबसे पहला वीडियो, उसमें आपको ये चीज मैंने बताई थी, अगर आपने याद कर ली होंगी चीजें तो बिल्कुल गलत नहीं करेंगे। आंसर की बात करेंगे तो बिल्कुल आपका आंसर शाहजहां हो जाएगा, क्योंकि यहाँ संगमरमर की बात आ रही है, क्योंकि संगमरमर की जब बात होती है तो ताजमहल का नाम याद आता है, और उसी पर ही ये पियत्रा ड्यूरा या रंगीन पत्थरों की जड़ाई का काम है। तो शाहजहां उसे जोड़ करके आप याद रख सकते हैं, और पत्थरों की जड़ाई का काम बहुत लोकप्रिय जो है इनके टाइम में हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस युग में सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया गया था? मध्य पाषाण, ताम्र पाषाण, पुरा पाषाण या नवपाषाण काल? मुझे लगता है ये जो सेशन है, मतलब ये प्रीवियस ईयर वाला, ये बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ऐसा होता है ना, जब आप चीजों को पढ़ते हैं तो कई बार आइडिया नहीं लगता है कि यार कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो हम जब एक साथ सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेते हैं, जब आप इंडियन हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में चीजें क्लियर होंगी कि हाँ ये ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उस तरीके से फिर आप अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तांबे का जो प्रयोग हुआ था वो ताम्र पाषाण काल, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। मनुष्य के द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु थी तांबा, और इसका सबसे पहले प्रयोग जो है वो ताम्र पाषाण काल जो है वो इसमें किया गया था। पहली बौद्ध संगीति निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की गई थी? बताइए, कश्मीर, गया, राजगीर या पाटलिपुत्र? आपको ट्रिक बताई थी ना आजा राजा महाराजा वाली, तो उससे आपको याद होगा तो आप आसानी से कर लेंगे। आंसर की बात करते हैं, बिल्कुल आपका यहाँ पर राजगीर सही हो जाएगा। उसमें ट्रिक में था ना, आजा राजा, राजा से था राजगीर या राजगृह करके भी लिखा रहता है। तो पहली बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में अजात शत्रु के शासन काल में हुई थी, और राजगीर या राजगृह इसकी सप्तपर्णी गुफा में आयोजित की गई थी। तो आंसर हो जाएगा आपका राजगीर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर, कि इनमें से किस व्यक्ति का नाम देव नाम प्रियदर्शी भी था? बताइए, मैंने नाम बताया था, चंद्रगुप्त जी थे या फिर अशोक थे, गौतम बुद्ध थे या फिर भगवान महावीर थे? कौन सा सही होगा? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी वाला, अशोक का नाम था। मौर्य सम्राट अशोक को उनके अधिकांश अभिलेखों में देव नाम प्रियदर्शी यानी देवताओं का प्रिय कहा गया है। इसका मतलब होता है देवताओं का प्रिय। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत पर इनमें से किसका शासन था? गुप्त सम्राट, मौर्य सम्राट, मुगल सम्राट या सुंग सम्राट? 2022 में आया हुआ है क्वेश्चन। आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहां पर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी मुगल सम्राट। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 में हुई थी, 31 दिसंबर सन 1600 में, और उस समय भारत का पर मुगल सम्राट अकबर का टाइम चल रहा था। अकबर का टाइम पीरियड क्या था? 1556 से 1605, और 1600 इसी के बीच में आता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय मुगल सम्राट अकबर का शासनकाल था। अब यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे सेकंड शिफ्ट के 2022 के 16 नंबर से। तो पंचतंत्र की कथाएं ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तुलसीदास, वाल्मीकि, वेदव्यास या विष्णु शर्मा? पंचतंत्र की कथाएं कौन है? बिल्कुल आपका ऑप्शन यहाँ पर विष्णु शर्मा जी, डी वाला ऑप्शन देख रहे हैं, यही सही हो जाएगा। इनका संग्रह पंचतंत्र गुप्त काल के दौरान पंडित विष्णु शर्मा जी के द्वारा लिखा गया था। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध जी ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश किस मुद्रा में दिया था? भूमि स्पर्श मुद्रा, धम्म चक्र प्रवर्तन, अभय मुद्रा या ध्यान मुद्रा? अपना जो पहला उपदेश दिया था ना गौतम बुद्ध जी ने सारनाथ में, वो पूछा गया है कि किस आपका मुद्रा में दिया था। आंसर की बात करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये आपका बी ऑप्शन धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा होगा। क्या होगा? धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा। सारनाथ में पहला उपदेश जो है जो दिया था, इसी को ही हम कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा।
18 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिशेण थे? समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त या इनमें से कोई नहीं? बताइए कौन थे? किस शासक के दरबारी कवि हरिशेण थे? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ पर हरिशेण की बात करेंगे तो समुद्रगुप्त। हरिशेण समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। उन्होंने संस्कृत भाषा में प्रसिद्ध जो प्रयाग प्रशस्ति है उसकी रचना जो है वो की थी। तो संस्कृत भाषा में प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति की रचना इन्होंने की थी। हरिशेण जो है आंसर यहाँ पर सही होगा, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि। अगला क्वेश्चन है, जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक कौन थे? जाने आपको जब हम पढ़ा रहे तो ये चीज क्लियर की थी कि एक बार हटाया गया फिर से लगाया गया, किसने हटाया किसने लगाया बताया था, वो देखिए उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। औरंगजेब, जहांगीर, हुमायूं या इनमें से कोई नहीं? कह रहा है फिर से लगाने वाले मुगल शासक पूछा गया है। तो जजिया फिर से किसने लगाया था? ये लगाया था आपका औरंगजेब ने। अकबर ने एक्चुअल में 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त कर दिया था, लेकिन 1679 ईस्वी में औरंगजेब जो है इनसे रहा नहीं गया। इन्होंने कहा भैया हम फिर लागू कर रहे हैं, तो इन्होंने फिर से लागू जो है वो कर दिया था। 20 नंबर प्रश्न है, इनमें से किसे अंग्रेजों के द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? शिपिंग, रेलवे, वृक्षारोपण और खान या बैंकिंग और बीमा? कौन सा सही होगा? अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है। आंसर की बात करते हैं तो आपका रेलवे हो जाएगा। आपको पता है लॉर्ड डलहौजी के टाइम में ही चला था 1853 में बंबई से थाने। तो आधुनिक भारत के लिए महत्वपूर्ण योगदान है। आपको पता है कितना ज्यादा ट्रांसपोर्ट वगैरह सब तो रेल के थ्रू हो रहा है। अब यहां से क्वेश्चन आपके आ जाएंगे 16 अक्टूबर के। आपको पता है ना कि 2022 में पेपर 15 तारीख को भी हुआ था, फिर अगले दिन 16 अक्टूबर को भी हुआ था। तो 16 अक्टूबर 2022 की शिफ्ट नंबर 1 के आप क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो लाइक हमारे लिए करते रहिएगा। आपके लिए मेहनत हो रही है तो मोटिवेशन मिलता रहता है आपके लाइक से, तो लाइक जरूर करते रहिएगा वीडियो। गौतम बुद्ध को लेकर के ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? गंगा, गंडक, पुनपुन या निरंजना नदी? बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए कहाँ किस नदी के तट पर गौतम बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ? आंसर हो जाएगा आपका निरंजना नदी। गौतम बुद्ध जी को 35 वर्ष की आयु में बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना या फल्गु नदी भी लिखा रहता है, तो इसी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। आंसर क्या हो जाएगा आपका? निरंजना नदी जो है वो यहाँ पर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न आपका है कि हर्षवर्धन के शासन काल में निम्न से पूछा गया है कि कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी? थानेश्वर नहीं, थानेश्वर करके लिखा रहता है, आदिवा भी होती है। तो थानेश्वर भी यहाँ पर होगा नाम, इसीलिए लिखा गया है। बाकी कन्नौज, पाटलिपुत्र, मगध या कुरुक्षेत्र, कौन सा सही होगा? बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो इन्होंने अपनी जो राजधानी थी ना वो आपकी कन्नौज जो है ये आपका सही होगा। हर्षवर्धन पुष्पभूति वंश के थे। अपनी राजधानी इन्होंने थानेसर हरियाणा से कन्नौज उत्तर प्रदेश स्थानांतरित जो है वो की थी। तो कहां से? थानेसर से। प्रश्न में यही पूछा गया है कि जो कहां पर ट्रांसफर की थी, थानेसर से कहां ट्रांसफर की थी? तो कन्नौज ट्रांसफर की थी। कन्नौज कहां पड़ता है वर्तमान में? उत्तर प्रदेश में आता है आपका। और हर्षवर्धन थे कौन से वंश से? तो पुष्पभूति वंश से थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। इनमें से किस सेना की ताकत थी छापामार गुरिल्ला रणनीति? मराठा, ब्रिटिश, मुगल या नायक? बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन मराठा। छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में मराठा सेना की मुख्य ताकत थी उनकी छापामार या फिर गुरिल्ला युद्ध नीति। तो कौन सही होगा? मराठा सेना आपका सही होगा। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था? पत्थर की नक्काशी, हाथी दांत की नक्काशी, लकड़ी की नक्काशी या मोम क्षय विधि? किसका यूज किया गया था? आंसर की बात करेंगे तो टेक्निक जो थी वो आपकी थी मोम क्षय विधि। मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा थी वो मोम क्षय विधि, लॉस्ट वैक्स कास्टिंग, इस टेक्निक से जो है वो बनाई गई थी। यही आपसे टेक्निक आपसे प्रश्न में जो है वो पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आपका है, ब्रिटिश ने इनमें से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई थी? संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी या इनमें से कोई नहीं? किसने? ब्रिटिशों ने।
वैसे तो आप जानते हैं ब्रिटिश की जब बात होती है, लॉर्ड मैकाले की जब बात होती है, तो ज्यादातर अंग्रेजी भाषा को लेकर के जो है वो बात किया जाता है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंग्रेजी हो जाएगा। लॉर्ड मैकाले की सिफारिश थी 1835 के आधार पर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम जो है वो बनाया था। तो आपका आंसर हो जाएगा अंग्रेजी भाषा। अब यहां से आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे सेकेंड शिफ्ट के 2022 के 16 अक्टूबर के। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत इनमें से कौन सा है? कर्म, अहिंसा, वैराग्य या निष्ठा? जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत कौन सा है? आंसर की अगर बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा बी, यानी अहिंसा। जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं जिनमें अहिंसा आपका सबसे महत्वपूर्ण है और मौलिक सिद्धांत जो है वो माना जाता है। इनमें से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, इनमें से कोई नहीं, श्रीगुप्त या समुद्रगुप्त? बताइए, दरबार में किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन पहला, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसका नाम विक्रमादित्य भी है। तो गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में 9 महान विद्वान थे जिन्हें नवरत्न जो है वो कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के इनमें से राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया था? खिलजी, लोधी, सैयद, तुगलक? ये क्वेश्चन आया था आपका, और बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, क्योंकि क्या है, हम टाइम पीरियड याद कर लेते हैं पर टाइम पीरियड एग्जैक्ट कई बार नहीं याद करते, पर इसमें देखिए यही पूछ लिया गया था कि किसका सबसे कम टाइम पीरियड था। आंसर की बात करते हैं तो आंसर हो जाएगा खिलजी वंश। दिल्ली सल्तनत में सबसे कम अवधि केवल 30 वर्ष थी, 1290 से 1320 तक, खिलजी वंश। तो ये आपका सही होगा। 1206 से 1290 जो पहला था वो था गुलाम वंश, उसके बाद ही तो आता है आपका खिलजी वंश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को किस आधार पर कब्जे में लिया था? सहायक गठबंधन, युद्ध छेड़कर, कुशासन के आधार पर, या फिर हड़प नीति? डलहौजी की जब बात होती है तो फिर आपको एक ही नाम देखने को मिलता है, बिल्कुल आपका ऑप्शन सी वाला, कुशासन के बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ मिस गवर्नेंस। क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को इन्होंने किस आधार पर कब्जे में जो है वो लिया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में नवाब वाजिद अली साहब पर कुशासन का आरोप लगाया था और अवध का विलय जो है वो कर लिया था। और इनके टाइम में एक और चीज आपको पता है, हड़प नीति, वो भी आपकी कई बार पूछी जाती है, जिसको लेकर मैंने बताया था सतारा जो था, जिसको इन्होंने सबसे पहले हड़प लिया था। 30 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम क्या था? लोथल, नागपट्टनम, महास्थानगढ़ या सिकंदरिया? हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम इनमें से क्या था? बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी लोथल। गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित है आपका लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख गोदीवाड़ा बंदरगाह जो है ये था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का था और भोगवा नदी के तट पर था। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। अब अगला जो क्वेश्चन होगा ना, वहां से अब आपका 2023 के क्वेश्चन देखेंगे हम, और ये शिफ्ट 1 के क्वेश्चन आपके जो है वो होंगे। तो मराठा साम्राज्य की राजधानी की अगर बात करें तो कौन सा शहर जो है वो आपका बना? सतारा, पुणे, नागपुर या इंदौर? मराठा साम्राज्य की राजधानी कौन सा शहर बना था? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी वाला, यानी पुणे। पेशवाओं के काल में मराठा साम्राज्य की मुख्य राजधानी और सत्ता का केंद्र जो है वो पुणे जो है वो बन गया था। तो ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर, कि महावीर स्वामी को जिन नाम से जाना जाने लगा। तो जिन का क्या अर्थ होता है? ज्ञानी, विजेता, तपस्वी या फिर शिक्षक? जिन नाम से जाना जाने लगा तो इसका क्या अर्थ होता है? आंसर हो जाता है विजेता। ज्ञान प्राप्ति कैवल्य के बाद महावीर स्वामी को जिन कहा जाने लगा था, जिसका अर्थ होता है इंद्रियों का विजेता। और यही तो आपसे पूछा गया था, तो यही आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 33 है, अशोक के शिलालेखों के अनुसार मौर्य साम्राज्य में पाटलिपुत्र के अलावा 4 प्रांतीय केंद्र थे। इनमें से कौन सा शामिल इनमें से नहीं था? तक्षशिला, उज्जैन, स्वर्णगिरी या इंद्रप्रस्थ?
अशोक के शिलालेखों के अकॉर्डिंग मौर्य साम्राज्य में पाटलिपुत्र के अलावा 4 प्रांतीय केंद्र थे, पर एक कोई शामिल नहीं था। वो कौन सा था? आपको याद होगा तो सबसे कठिन पेपर ये 2023 वाला ही आया था। आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा डी वाला यानी इंद्रप्रस्थ। मौर्य साम्राज्य के 4 प्रांतीय केंद्र कौन से थे? तक्षशिला था, उज्जैन था, सुवर्णगिरी था और तोसाली था। इंद्रप्रस्थ इसमें शामिल जो है वो नहीं था। आंसर क्या हो जाएगा? इंद्रप्रस्थ। और जो 4 थे उनके नाम भी याद रखने आपको, तक्षशिला, उज्जैन, स्वर्णगिरी और तोसाली। अगला क्वेश्चन नंबर 34 है, ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक ऋषि और किन दो नदियों के बीच संवाद का उल्लेख मिलता है? गंगा यमुना, व्यास और सतलुज, नर्मदा ताप्ती, गोदावरी और कृष्णा। ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक ऋषि और किन दो नदियों के बीच संवाद का उल्लेख मिलता है? बढ़िया क्वेश्चन है। आंसर की बात करेंगे तो आंसर बी वाला होगा, व्यास और सतलुज। ऋग्वेद का एक प्रसिद्ध सूक्त है जिसमें ऋषि विश्वामित्र और व्यास एवं सतलुज, ये विपाशा, ये सब इनके प्राचीन नाम है। जैसे व्यास का विपाशा है और सतलुज का सतुद्री है, तो नदियों के बीच का संवाद वर्णित है। तो आंसर हो जाएगा आपका व्यास और सतलुज। अगला क्वेश्चन है, 1722 में किस सूबे की सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी? आगरा, दिल्ली, गुजरात या मालवा। ये जो क्वेश्चन पेपर 2023 वाला था, ये अकेला ऐसा क्वेश्चन था जिसमें पेट में सबसे कम नंबर सभी लोगों के देखने को मिले थे, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे कि अलग ही लेवल था। तो कौन सा सही होगा? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए वाला यानी आगरा। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला ने 1722 ईस्वी में आमेर के शासक सवाई राजा जयसिंह को आगरा की सूबेदारी प्रदान की थी। आंसर हो जाएगा आपका आगरा। यही पूछा गया था कि किसकी सूबेदारी, तो आगरा की सूबेदारी प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन नंबर 36 है कि स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल कौन सा था? यहां से क्वेश्चन इसी 23 अक्टूबर 2023 के सेकंड शिफ्ट के स्टार्ट हो गए। तो देसलपुर, रोपण, लोथल या कालीबंगा, कौन सा सही होगा? आंसर हो जाएगा आपका रोपण। आजादी 1947 के बाद भारत में खोजा और उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल कौन सा था? पंजाब में स्थित रोपण था। तो रोपण आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति किस कवि के द्वारा रचित थी, जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था? भास, बाणभट्ट, हरिशेन या भारवी। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति किस कवि के द्वारा रचित थी जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी हरिशेन। इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिशेन, जिनके द्वारा संस्कृत भाषा में जो है वो की गई थी। तो आंसर हो जाएगा आपका हरिशेन। अगला क्वेश्चन है कि खिज्र खां दिल्ली का शासक जो था वो किस राजवंश से संबंधित था? तुगलक, लोदी, सैयद या तुर्की वंश, कौन सा सही होगा? खिज्र खां किससे संबंधित था? बिल्कुल, आंसर की बात करेंगे तो सैयद वंश बिल्कुल सही है। खिज्र खां ने 1414 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत पर सैयद राजवंश की स्थापना की थी और वह तैमूर लंग का सेनापति जो है वो था। अगला क्वेश्चन 39 नंबर देखते हैं कि कोलकाता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वर्ष 1800 में किसके द्वारा की गई थी? रिचर्ड वेलेजली, जोनाथन डंकन, वॉरेन हेस्टिंग्स या लॉर्ड विलियम बेंटिक। कोलकाता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी सन 1800 में? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन पहला वाला, रिचर्ड वेलेजली। और ब्रिटिश सिविल सेवकों को भारतीय भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए वेलेजली जो थे, इन्होंने 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। किस लिए की थी? ये चाह रहे थे कि जो ब्रिटिश सिविल सेवक हैं उनको भारतीय भाषाओं का प्रशिक्षण दिया जाए। अगला क्वेश्चन नंबर 40 है कि महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं 1500 वर्ष पहले लिखी गई, वर्तमान में वे किस स्थान पर उपलब्ध हैं? श्रावस्ती, श्रवणबेलगोला, वल्लभी या पटना। महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं 1500 वर्ष पहले लिखी गई थी, किस स्थान पर उपलब्ध हैं? आंसर हो जाएगा सी वाला यानी वल्लभी। जैन धर्म की शिक्षाओं को अंततः 5वीं शताब्दी ईस्वी में वल्लभी गुजरात में आयोजित दूसरी जैन संगीति में लिपिबद्ध किया गया था। तो ये आपका वल्लभी जो है वो सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि वेद के अंतिम भाग को कौन से नाम से जाना जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन 2023 के 29 अक्टूबर वाले स्टार्ट हो गए, 4 सिफ्ट में हुआ था ना 2023 में, तो उसके फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है। तो वेद के अंतिम भाग को क्या कहते हैं? ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद या वेदांग। जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा, ताकि आगे जो भी वीडियो कराएं वो आप तक पहुंचता रहे, क्योंकि ये अभी क्वेश्चन देख रहे हैं। अब अगला जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, इसके बाद वही टॉपिक हम आपको कवर कराएंगे, तो ऐसा ना हो कि नया वीडियो आप तक पहुंचे ना, इसलिए सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा। आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन सी यानी उपनिषद सही होगा। वेद के अंतिम भाग को क्या कहते हैं? उपनिषद कहा जाता है, इसी कारण इन्हें वेदांत यानी वेदों का अंत भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल सम्राट बाबर ने राणा सांगा और उसके सहयोगियों को किस स्थान पर हराया था? पानीपत, खानवा, हल्दी घाटी या चंदेरी। कौन सा सही होगा? मुगल सम्राट बाबर ने राणा सांगा और उसके सहयोगियों को किस स्थान पर हराया था? आंसर हो जाएगा आपका बी यानी खानवा का युद्ध। आपको एक ट्रिक बताई थी ना, पानी पीकर खाना खाकर, और ये चारों जो युद्ध बताए थे बाबर के थे। तो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, और बाबर ने मेवाड़ के शासक थे राणा सांगा, इनको जो है वो हराया था, और बाबर अपने चारों युद्ध जीत गया था। अगला 43 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मराठा प्रमुखों का उनके क्षेत्रों से सही मिलान कीजिए। सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले, इंदौर, नागपुर, उज्जैन, बड़ौदा, और यहाँ नीचे ऑप्शन भी दिए गए। तो आपको सोचना है, दिमाग लगाना है और बताना है कि मराठा प्रमुख कौन से क्षेत्र से संबंधित थे। चलिए आंसर की बात करते हैं। तो आंसर हो जाएगा ए वाला, यानी आपका यहाँ पर जो पहला देख रहे हैं ए वाला, फर्स्ट वाला, ये सिंधिया वाला, ये आपका किससे मैच हो जाएगा? ये सी वाले से जो है वो मैच हो जाएगा इस तरीके से। उसके बाद हम देखेंगे सेकंड वाला, सेकंड वाला यानी कि होलकर वाला, और ये मैच किससे हो जाएगा? इंदौर से मैच हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे गायकवाड़ वाला यानी कि थर्ड वाला, और थर्ड वाला जो गायकवाड़ वाला है वो आपका मैच हो जाएगा बड़ौदा से। और भोसले जो आपका चौथा बचा है, ये आपका मैच हो जाएगा बी वाले से यानी कि नागपुर से। तो ये आपको चार नाम इस तरीके से सही मिलान देखने को मिलेंगे। तो सिंधिया उज्जैन या ग्वालियर से हो जाएगा, होलकर इंदौर से हो जाएगा, गायकवाड़ बड़ौदा से हो जाएगा, और भोसले जो है वो नागपुर से हो जाएगा। इसमें क्या सीन है ना कि आपको अगर एक भी पता है तो कई बार आप ऑप्शन को जो है वो टिक कर ले जाते हैं। तो आप अगर चारों नहीं याद कर पा रहे हैं तो कम से कम कोई एक, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा बहुत ज्यादा है, तो मान लीजिए गायक है वहां पर, आप जा करके बैंक में गायक बने बैठे हैं, गाना गा रहे हैं, कोई शब्द को जोड़ लीजिए बड़ौदा से, तो कभी आता है ना तो आप कर ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 44 नंबर, कि किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में दीक्षित किया गया था? सारनाथ, बोधगया, वैशाली या कुशीनगर। महिलाओं को पहली बार संघ में दीक्षित किस बौद्ध स्थल पर किया गया था? आंसर की बात करते हैं सारनाथ, बोधगया में से, तो वैशाली आपका ऑप्शन ये जो देख रहे हैं ये जो है वो सही हो जाएगा। और आनंद के अनुरोध पर बुद्ध ने वैशाली में महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति जो है वो दी थी। तो आंसर हो जाएगा वैशाली। 45 नंबर क्वेश्चन आपका है कि बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किला ये किस यादव वंशी अहीर राजा के द्वारा बनवाया गया था? अब देखिए ऐसा क्वेश्चन हमने टॉपिक वाइज में नहीं कवर हुआ, हमने वहां पर टॉपिक वाइज में जो एक्चुअल में कोर्स दे रखा था उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें कवर की, पर ये नहीं पूछा गया। इसीलिए प्रीवियस ईयर करना जरूरी होता है, ताकि आप हर टाइप के क्वेश्चन से जो है वहां पर फेस कर सकें। कौन सा सही होगा? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन पहला यानी असीर अहीर। असीर अहीर जो है ये आपका सही होगा, जो कि आपके यादव वंशी अहीर राजा के द्वारा बनवाया गया था। पूछा यही गया है कि बुरहानपुर में से असीरगढ़ किला किस यादव वंशी अहीर राजा के द्वारा बनवाया गया था? तो अहीर राजा, इनके नाम में ही अहीर है, वैसे भी तो जोड़कर याद रख सकते हैं असीर अहीर। 15वीं शताब्दी में जो है ये करवाया था। अगला क्वेश्चन 46 है कि किस हड़प्पा स्थल में हकरा मृदभांड के भंडार मिले हैं? यहाँ से शिफ्ट 2 के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए 2023 के 29 अक्टूबर वाले। तो ये किस हड़प्पा स्थल में हकरा मृदभांड के भंडार मिले हैं? राखीगढ़ी, लोथल या धौलावीरा या कालीबंगा। कौन सा सही होगा? हकरा वेयर जो है वो मिले हैं, कहाँ से मिले हैं? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन पहला वाला यानी कि राखीगढ़ी। हरियाणा का हिसार जिला पड़ता है जिसमें स्थित है राखीगढ़ी। इससे पूर्व हड़प्पा कालीन हकरा मृदभांड जो है उसके साक्ष्य जो है वो प्राप्त हुए हैं।
47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अगला, कि गौतम सिद्धार्थ ने बोध गया जाने से पहले 6 वर्षों तक किस स्थान पर ध्यान किया था? राजगीर, डुंगेश्वरी गुफा, या सारनाथ, या फिर वैशाली? बोध गया जाने से पहले 6 वर्षों तक किस स्थान पर ध्यान किया गया था? आंसर की बात करते हैं तो आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में से डुंगेश्वरी गुफा, बी नंबर वाला। बोध गया में ज्ञान प्राप्ति से पूर्व बुद्ध जी ने डुंगेश्वरी गुफा में कठोर तपस्या और ध्यान जो है वो किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, कि हर्षवर्धन की पहली राजधानी इनमें से कौन सी थी? कन्नौज, पाटलिपुत्र, थानेसर, या उज्जैन? हर्षवर्धन की पहली राजधानी कौन सी थी? अभी क्वेश्चन आया भी था एक पेपर में जिसमें ट्रांसफर को लेकर पूछा गया था। आंसर की बात करते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा थानेसर। थानेसर हरियाणा वाली थी, बाद में तो इन्होंने कन्नौज ट्रांसफर किया था। तो पुष्यभूति वंश के शासकों की प्रारंभिक राजधानी थानेसर हरियाणा थी, बाद में हर्षवर्धन ने इसे कन्नौज स्थानांतरित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर, कि अकबरनामा का कौन सा खंड आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है? पहला, दूसरा, तीसरा, या चौथा? कौन सा खंड जाना जाता है, बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका तीसरा। अबुल फजल के द्वारा रचित है अकबरनामा, जिसके तीसरे खंड को ही आईने अकबरी जो है वो कहा जाता है। आंसर हो जाएगा आपका तीसरा। 50 नंबर क्वेश्चन आपका है, कि 1851 में डलहौजी ने किस राज्य का वर्णन एक ऐसी चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में आ गिरेगी, बताया था मैंने ये, के रूप में किया था? 2023 में आया था। अवध, झांसी, सतारा, या नागपुर? ये पूरा स्टेटमेंट मैंने लिख करके आपको बताया था, क्योंकि जो हमने नोट्स बनाए थे ना उसमें प्रीवियस ईयर में पूछे गए ऐसी चीजों को लेकर भी मेंशन कर दिया था। आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा अवध, पहला ऑप्शन। लॉर्ड डलहौजी ने अवध राज्य के लिए कहा था कि 1851 में यह कथन कहा था कि, और 1856 में उसे हड़प भी लिया था। कहा कथन था 1851 में, पर हड़प लिया था 1856 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो भी टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक से नहीं जुड़े हो तो आप बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके जुड़ सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी, कमेंट में भी आपको लिंक जो है वो मिल जाएगी। अब यहाँ से क्वेश्चन आप देखेंगे तो अब आपको 5 ऑप्शन देखने को मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप पेपर स्टार्ट हो गया 2025 वाला, सबसे लेटेस्ट वाला, क्योंकि अब 5 ऑप्शन आते हैं आपके पेपर में। तो ये 6 सितंबर 2025 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था पेपर। बताइए कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता के लोगों को ज्ञात नहीं थी? तांबा, कांसा, सोना, लोहा, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सी ज्ञात नहीं थी वो आपसे पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं तो आंसर हो जाएगा लोहा, ऑप्शन लोहा। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। लोहे की खोज जो थी उत्तर वैदिक काल में जो है वो हुई थी। आंसर हो जाएगा लोहा। अगला है छांदोग्य उपनिषद स्पष्ट रूप से किन आश्रमों का उल्लेख जो है वो करता है? केवल गृहस्थ और वानप्रस्थ, केवल गृहस्थ और ब्रह्मचर्य, केवल ब्रह्मप्रस्थ और संन्यास, या ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, या इनमें से कोई नहीं? ये इनमें से कोई नहीं ऑप्शन इसलिए भी डाल दिया गया है, जैसे आजकल ये हो जाता है ना कि कोई आंसर की आती है, कोर्ट केस हो जाता है, सालों साल चला करती है, तो ये ऑप्शन बचा लेता है। आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। छांदोग्य उपनिषद की जब बात करते हैं ना तो उसमें केवल प्रथम 3 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, इनका उल्लेख ही जो है वो मिलता है। तो यही आपका जो है वो सही हो जाएगा। प्रश्न में यही पूछा गया था कि कौन कौन देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं 53 नंबर। 53 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध की पारंपरिक शिक्षाएं हैं? विनय पिटक, दीपवंस, अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, कौन सा सही होगा, या इनमें से कोई नहीं? त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध की पारंपरिक शिक्षाएं हैं? आंसर हो जाएगा सुत्त पिटक। जो बौद्ध धर्म था ना, त्रिपिटक में सुत्त पिटक आता है बुद्ध की धार्मिक शिक्षाओं को लेकर और उपदेशों को लेकर। बाकी 3 पिटक जो थे वो ये थे, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। इसमें से आंसर हो जाएगा सुत्त पिटक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर की, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से संबंधित प्रतीक क्या था? सिंह, हाथी, सांप, बैल, या इनमें से कोई नहीं? पार्श्वनाथ जो हैं, जो 23वें तीर्थंकर थे, उनसे संबंधित कौन सा प्रतीक था? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका सांप। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह जो है वो सांप या सर्प फण था। वैसे तो टोटल 24वें तीर्थंकर 24 जो है वो टोटल हुए थे।
तो यहाँ पर पार्श्वनाथ को लेकर के पूछा गया। पहले जो है वो ऋषभ देव थे और लास्ट वाले जो है वो महावीर स्वामी थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 55 है, सुदर्शन झील के निर्माण का श्रेय किस मौर्य अधिकारी को दिया जाता है? भद्रबाहु, चाणक्य, पुष्यगुप्त, तुषास्पा या फिर इनमें से कोई नहीं? सुदर्शन झील की जब बात होती है तो नाम देखने को मिलता है ऑप्शन सी यानी पुष्यगुप्त का। रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है ये पूछा जाता है कि किसमें मिलता है, तो इसी के अकॉर्डिंग ही सुदर्शन झील का निर्माण पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा करवाया गया था। ये जरूर याद रखिएगा, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से इसके बारे में जानकारी मिलती है। 56 नंबर प्रश्न आपका है कि दक्षिण एशिया की पहली नगरीय सभ्यता इनमें से कौन सी थी? फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ साउथ एशिया वॉज चीनी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मिस्र की सभ्यता या मेसोपोटामिया? कौन सा सही होगा? यहां से क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हो गए 6 सितंबर वाले सेकंड शिफ्ट के। आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका बी वाला ऑप्शन यानी कि हड़प्पा सभ्यता वाला। तो दक्षिण एशिया की पहली नगरीय सभ्यता जो थी ना वो हड़प्पा सभ्यता थी। जब खुदाई वगैरह होती है तो वहां पर प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं, उससे हमें जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन 57 नंबर देखते हैं कि ऋग्वेद कितने सूक्तों का संग्रह है? 1000 सूक्त, 1028, 1050 या 1100? या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा 1028 सूक्त। ऋग्वेद जो है वो विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है और इसमें 10 मंडल हैं और कुल 1028 जो है वो सूक्त हैं। अगला क्वेश्चन 58 नंबर है कि बुद्ध जी ने दुख से मुक्ति पर अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बोध गया, कुशीनगर, सारनाथ, राजगीर या इनमें से कोई नहीं? बुद्ध जी ने दुख से मुक्ति पर अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? आंसर की बात करेंगे, उपदेश दिया था इन्होंने सारनाथ में। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में जो है वो दिया था। 59 नंबर प्रश्न अगला क्वेश्चन है कि इन जैन धर्म में जो 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे वो कौन थे? पार्श्वनाथ थे, अभी मैंने बताया पार्श्वनाथ 23 नंबर के थे। ऋषभ नाथ करके जो लिखा है नाम, ऋषभ देव भी लिखा रहता तो यहाँ पहले नंबर के थे। वर्धमान महावीर यही सही होगा, नेमिनाथ आपका ऑप्शन कट ही जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका वर्धमान महावीर। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर जो है वो थे। 60 नंबर क्वेश्चन अगला देखते हैं कि मौर्य वंश का संस्थापक इनमें से कौन था? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, दशरथ मौर्य, इस तरीके से है। और यहाँ से 6 सितंबर 2000 नहीं, अभी तो यही चल रहे हैं क्वेश्चन, ठीक। तो कौन सा सही होगा? आंसर की बात करेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य सही हो जाएगा। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की थी 322 ईसा पूर्व में की थी। और नंद वंश का जो अंतिम शासक था घनानंद, उसको हरा करके की थी। और उसकी जो हेल्प की थी वो चाणक्य ने की थी। चाणक्य का अन्य नाम कौटिल्य भी है। और ये आपको हम सारी चीजें बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन आपका 61 नंबर है। यहाँ से अब आपके 7 सितंबर 2025 के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे और फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन जो है ये स्टार्ट हो जाएंगे। तो जैन धार्मिक परंपरा में कितने तीर्थंकर थे बताइए? 14, 24, 12 या फिर 22? कौन सा सही होगा? या इनमें से कोई नहीं भी है एक ऑप्शन में? तो कितने तीर्थंकर थे? अभी मैंने बताया टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे। आसान सा क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया था। 62 नंबर क्वेश्चन आपका है, उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? गुप्त अनुष्ठान है, किसी के पास बैठना है, पवित्र छंद है या ईश्वर की शिक्षाएं हैं? उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन यानी किसी के पास बैठना। उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के समीप या पास बैठना। अगला क्वेश्चन 63 देखते हैं। सिंधु सभ्यता की नृत्य करती हुई लड़की की प्रतिमा कहाँ खोजी गई थी? इसी को क्या कहते हैं? डांसिंग गर्ल कहते हैं। तो ये कहाँ पर था? हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो या धौलावीरा? अभी ये क्वेश्चन आया भी था ना स्टार्टिंग में कि ये मोम वैक्स जो वाला क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसमें ये चीज की जानकारी दी गई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल मोहनजोदड़ो हो जाएगा। कांस्य से बनी नृत्य करती हुई लड़की की प्रतिमा मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त हुई थी। ये आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 64 नंबर है कि बौद्ध धर्म में त्रिपिटक शब्द का क्या अर्थ होता है? तीन देवताओं का समूह होता है, 3 टोकरी होता है, 3 संप्रदाय होता है, 3 स्थल होता है या इनमें से कोई नहीं? कौन सा सही होगा? बौद्ध धर्म में त्रिपिटक शब्द का क्या अर्थ है? आंसर की बात करें तो त्रिपिटक कहते हैं हम 3 टोकरी को। त्रिपिटक पाली भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है 3 टोकरियां। तो यही आपका यहाँ पर सही हो जाएगा।
65 नंबर क्वेश्चन है कि सुदर्शन झील के निर्माण का श्रेय किस मौर्य अधिकारी को दिया जाता है? पुष्यगुप्त, भद्रबाहु, तुषारपाल, चाणक्य या इनमें से कोई नहीं। मिलसे मिलता जुलता क्वेश्चन जो है आपने अभी देखा भी था। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका पुष्यगुप्त, कि सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त द्वारा कराया गया था। ये क्वेश्चन 2 बार आया है, ऐसा नहीं है कि हमने रिपीट रखा है। ये क्वेश्चन एक बार जो पहले आया था वही सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी आया था। ये चीज हमने डबल चेक की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 66 नंबर, कि महावीर ने किस स्थान पर मोक्ष प्राप्त किया था? यहां से क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो गए 7 सितंबर 2025 के शिफ्ट 2 के। ये आखिरी के 5 क्वेश्चन रह गए हैं, क्योंकि जो 4 शिफ्ट है ना उसमें 5-5 करके क्वेश्चन जो है आपके थे, तो ये आपके इस वाली शिफ्ट के 5 क्वेश्चन रह गए। तो महावीर ने किस स्थान पर मोक्ष प्राप्त किया था? राजगीर, पावापुरी, वैशाली या कुशीनगर? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी पावापुरी। भगवान महावीर को 72वें वर्ष की आयु में पावापुरी बिहार में मोक्ष निर्वाण जो है वो प्राप्त हुआ था। तो यही आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर, कि पुरुष सूक्त जो कि 4 वर्णों की उत्पत्ति बताता है किस ग्रंथ में है? सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या इनमें से कोई नहीं। पुरुष सूक्त जो 4 वर्णों की उत्पत्ति बताता है, कौन से ग्रंथ में आता है पुरुष सूक्त? आंसर हो जाएगा आपका ऋग्वेद। 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है, तो यही आपका सही होगा। 68 नंबर क्वेश्चन अगला देखते हैं, कि हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? पाषाण युग, कांस्य युग, लौह युग या ताम्र पाषाण युग या इनमें से कोई नहीं। तो हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला यानी कांस्य युग। ब्रॉन्ज एज कहते हैं इसी को ही, कांस्य युगीन सभ्यता है। 69 क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, कि बुद्ध जी ने परिनिर्वाण किस आयु में प्राप्त किया था? और 60 वर्ष है, 70 वर्ष है, 80 वर्ष है, 90 वर्ष है, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन सभी ऑप्शन में से, तो आंसर हो जाएगा 80 वर्ष। गौतम बुद्ध को 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। तो आंसर क्या हो जाएगा? 80 वर्ष। अब लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, और ये जो है आपका आपके लिए क्वेश्चन हमने रखा है, क्योंकि ये चीज हम ऑलरेडी आपको करा चुके हैं जब हमने टॉपिक वाइज वीडियो में कवर किया था। तो इसका आंसर आपको बताना है। 70 नंबर प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन है, कि आदि पुराण किस तीर्थंकर की जीवनी है? सभी लोग ट्राई अवश्य कीजिएगा। जिनका भी आंसर सही होगा कमेंट में ही हम उनको बता देंगे कि आपने सही बताया या गलत बताया। और आपको सही गलत जो भी आ रहा है जरूर ट्राई कीजिएगा, ताकि आपको याद हो सके। चाहे तो आप सर्च करके भी बता सकते हैं। तो पार्श्वनाथ, महावीर, आदिनाथ, नेमिनाथ या इनमें से कोई नहीं। आदि पुराण को लेकर के, आदि पुराण इज द बायोग्राफी ऑफ विच तीर्थंकर? ये 4 ऑप्शन है। अपना आंसर 4 नहीं 5 ऑप्शन है। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। इसी के साथ ये हमारे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो समाप्त हुए। उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक अच्छा सा कमेंट भी वीडियो में लिख दीजिएगा, ताकि हम भी मोटिवेट होते रहें आपके कमेंट से। साथ ही चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा, ताकि आगे जो भी वीडियो आए आप तक पहुंचता रहे। टेलीग्राम चैनल से, फेसबुक से या व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो अवश्य जुड़ जाइएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से, ताकि ये जो पीडीएफ वगैरह इसकी जो भी चीज़ें आपको प्रोवाइड करानी वहीं पर ही जो है वो मिलेंगी। इससे पहले करंट अफेयर की कुछ पीडीएफ भेज भी चुके हैं, जो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी कोई सुझाव हो तो अवश्य बताइएगा। अगले वाले वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो टॉपिक वाइज वीडियो है ना उसको हम कवर करेंगे। तो अभी के वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।